राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे। चलिए आज हम लोग साउंड के अगले लेक्चर में बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ध्वनि के परावर्तन के बारे में पढ़ा था और उस परावर्तन के बारे में पढ़ने के बाद हमने इको पढ़ा था। इको क्या होता है, जिसको कि हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि के बाद परावर्तन के ही नियम से बनता है, एक गुण आता है जिसको हम लोग कहते हैं अनुरणन कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है रिवर्बरेशन या फिर अनुरणन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए, है ना। तो देखिए, समझने के लिए बात ये है कि जैसे कि कोई हॉल है, उस हॉल में जब बोलता है कोई वक्ता, अगर कोई स्पीच देता है, कुछ बोलता है, तो बोलने के क्रम में क्या होता है कि वहां पर काफी दीवार में आवाज टकराती है और वो वापस एक साथ लौट जाती है, जिस कारण से वहां पर जो है एक शोरगुल उत्पन्न हो जाता है। और इसी शोरगुल को हम लोग कहते हैं अनुरणन या रिवर्बरेशन। जिसके कारण अगर ये रिवर्बरेशन ज्यादा होता है तो उसी कारण से क्या होता है कि अब आप किसी भी हॉल में आवाज को सही से स्पष्ट ढंग से नहीं सुन सकते। एक समय होता है जिस समय में वो रिपीटेशन होता है, इसको कहते हैं अनुरणन काल। जिस समय में हमें आवाज सुनाई देती है उसी को हम लोग अनुरणन काल कहते हैं। और इसका जो समय होता है 0.8 सेकेंड होता है। तो क्या लिखा है हमने, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत जो है, जो भी ध्वनि स्रोत है, चाहे वो स्पीकर हो या फिर बड़ा बड़ा बॉक्स वगैरह हो, जो भी स्रोत है, उसके बंद हो जाने के बाद वो चुप हो जाता है। उसके बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना, बंद हो गया लेकिन थोड़ी देर तक सुनाई देते रह जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। और जिस समय, वह समय जिसके दौरान, जिस ड्यूरेशन में ये ध्वनि जो है सुनाई देती रहती है, इसी को अनुरणन काल भी कहते हैं। ध्यान में रखना है कि अनुरणन क्या हुआ कि जब ध्वनि स्रोत जो स्पीकर है, वो स्पीकर के बंद होने के बाद भी अगर हमको ध्वनि सुनाई दे रही है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन या अनुरणन कहते हैं। और ये जिस समय, जिस टाइम पीरियड तक सुनाई देता है, इसी समय को कहते हैं हम लोग अनुरणन काल। ठीक है। अब अनुरणन काल या फिर रिवर्बरेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड। और 0.8 सेकेंड हो, देखिए किसी हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकेंड हो तो वक्ता द्वारा दिया जाने वाला भाषण जो है श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई देगा, नहीं देगा। मतलब अगर कम से कम 0.8 सेकेंड जो है उससे अधिक अनुरणन काल होगा तभी ठीक ठाक सुनाई देगा। अदरवाइज 0.8 सेकेंड या उससे कम अगर अनुरणन काल होगा तो सुनाई नहीं देगा। अब यहां पर बात क्या आती है, इसी कारण से जो हॉल होता है, जो आपका ऑडिटोरियम होता है या बड़ा बड़ा हॉल होता है जहां पर की स्पीच होता है या सिनेमा हॉल होता है, वहां पर देखिएगा कि आवाज या फिर रिवर्बरेशन को कम करने के लिए कारपेट, कालीन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो दीवारें होती है उस पर फोम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बड़े बड़े छेद वाले वहां पर वस्तु लगाई जाती है, जिसके कारण आवाज का ज्यादा अनुरणन ना हो, जिस कारण से चीजें, जो आवाज है वो स्पष्ट सुनाई देती रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिनेमा हॉल में कुछ कारपेट वगैरह बिछाते हैं, दीवार पर भी कारपेट वगैरह लगाने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें, यहां पर एक टर्म आता है उसके बाद डॉपलर्स प्रभाव का, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, और इधर से कोई ट्रेन आ रही है और ट्रेन हॉर्न देते हुए, हॉर्न बजा रही है, आवाज कर रही है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसे जैसे ये निकट आती है और ध्वनि तीव्र होने लगती है, ध्वनि क्या होने लगती है, तीव्र होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हमसे दूर जाती है तो ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, वो कम होने लगती है। तो ध्वनि के इसी गुण को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। कम होती नहीं है, याद रखना है। दूरी होने के कारण क्या हो रही है, आवाज कम होने लगती है, और नजदीक होने के कारण क्या होती है, आवाज बढ़ने लगती है। ये हमें आभास होता है। इसी आभास को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर्स प्रभाव या डॉपलर्स इफेक्ट नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे, जैसे मोटरसाइकिल चलता है तो जैसे जैसे दूर जाता है उसकी आवाज दूर होने लगती है, जैसे जैसे नजदीक आता है उसकी आवाज नजदीक होने लगती है। देखते होंगे आप लोग, है ना। ये तो डेली लाइफ की चीजें हैं, डॉपलर्स प्रभाव। क्लियर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग ध्वनि के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के बारे में।
तो ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, जिस तरह से हमने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन जो हमने पढ़ा अभी जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में, उसी के बाद ये अपवर्तन भी आता है। तो अपवर्तन क्या होता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की तरंगें प्रवेश करती है तो वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है या फिर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ध्वनि का अपवर्तन होने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना आवश्यक है। और अगर हम बात करें तो विभिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में कारण क्या है, अपवर्तन के जो कारण है वो कारण कह सकते हैं कि अलग अलग जो माध्यम होता है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और क्या होता है, तो ध्वनि की चाल भिन्न होने के कारण ध्वनि का अपवर्तन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है ठंडी रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है और स्पष्ट सुनाई देती है, और जबकि दिन में अपेक्षाकृत कम दूरी तक और क्या होती है, स्पष्ट सुनाई नहीं देती। कारण क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये दिन का कंडीशन है, ये डे का कंडीशन है, डे लाइट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो आवाजें हैं, जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहां पर चलती है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठने लगती है ना। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे कि आवाज जो है वो ऊपर उठने लगती है। लेकिन जब रात की बात करते हैं तो रात में हवाएं ठंड होती है, जिस कारण से क्या होता है कि ध्वनि जो है वो नीचे की ओर जाने लगती है, नीचे की ओर गमन करती है, जिसके कारण जो है स्पष्ट और दूर तक सुनाई देता है। लेकिन रात दिन में क्या होता है, दिन में वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और दूर चली जाती है, जिसके कारण हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन रात में क्या है, वो नीचे की ओर आती है अपने पथ से विचलित होकर, जिससे हमें काफी दूर तक और स्पष्ट सुनाई देता है। कब, तो अपवर्तन के कारण दिन और रात वाले केस में। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक केस आता है, ध्वनि का एक गुण है जिसको कहते हैं ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। मान लीजिए कि हम किसी बंद कमरे में हैं और बंद कमरे में हर चीज को बंद कर देते हैं, डोर विंडोज सबको बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें आवाजें सुनाई देती हैं बाहर की। अब आवाजें कैसे सुनाई देती है, तो याद पता होगा आपको कि घर को जब हम लोग बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप रहता है, और उस गैप से जब आवाजें, मान लीजिए ये दीवार है, तो दीवार से जब ये आवाजें आ रही है तो दीवार के किनारों से टकराकर ये मुड़कर घर के अंदर घुस जाती है। तो इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या मेंशन किया है, तो जब ध्वनि तरंगें किसी अवरोध मतलब कोई भी तरह का यहां पर डिस्टर्बेंस है उससे जब टकराती है, तो अवरोध के किनारों से मुड़कर, जो साइड है किनारा जो होता है उससे मुड़ जाता है और मुड़ के आगे बढ़ती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसी गुण के कारण बाहर से आने वाली आवाजें जो है वो अंदर रूम में भी हमें सुनाई पड़ती है ना। तो आवाजें, बाहर की आवाजें घर में कैसे सुनाई देती है, तो वो विवर्तन के कारण। क्यों विवर्तन क्या होता है, तो किनारे से टकरा के घर के अंदर वो घुस जाती है, मुड़कर घुस जाती है, इसी कारण से हमें ध्वनि बंद कमरे में भी सुनाई दे जाती है। अगला जो बात है वो क्या होता है, ध्वनि का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है, देखिए इंटरफेयर करना मतलब किसी मामले में हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप करने को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस कहते हैं, और इसी को यहां पर क्या लिखा है, ध्वनि का व्यतिकरण। मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो ध्वनि तरंग हैं, एक ध्वनि तरंग कुछ इस तरह का है, ठीक है, और दूसरी जो ध्वनि तरंग है वो भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। दो स्पीकर चल रहा है, मान लीजिए स्पीकर 1 और स्पीकर 2, दोनों स्पीकर चल रहा है एक साथ चलने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है और दोनों चल रहा है, तो दोनों में अगर मान लीजिए ये जो देख रहे हैं हम, ये जो कला है इसकी और ये कला दोनों की समान है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाती है, और यहां पर क्या हो गया, इंटरफेयर होके इसकी कला बढ़ गई, मतलब लाउडनेस क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्या किया, इंटरफेयर किया, इसमें क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करके एक की कला जो है वो बढ़ा दिया, तो आवाजें क्या हो गई, तीव्र हो गई। वहीं पर क्या हुआ, मान लीजिए साउंड 1 है और साउंड 1 की जो ध्वनि है कुछ इस तरह की है, साउंड 1 की ध्वनि कुछ इस तरह की है और साउंड 2 की जो ध्वनि है कुछ इस तरह की है।
तो यहां पर देखिए कि यहां पर श्रृंग और श्रृंग मिला और यहां पर गर्त और गर्त मिला, जिस कारण से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जनरेट करता है। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। ये वाला जो केस है वो क्या है आपका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब विपरीत कला, देखिए यहां पर क्या है? गर्त है और यहां पर क्या है? श्रृंग है। तो जब ये दोनों प्लस हुआ तो यहां पर क्या हो गया कि बाद में रिजल्ट 0 हो गया, तो इसीलिए कहते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जिसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ध्वनि है वो तीव्र हो जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? ध्वनि कम हो जाती है। वही चीज विवर्तन कहलाता है कि दो ध्वनि तरंगों का एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर जाना, मिल जाना जो है, वही क्या कहलाता है? ध्वनि का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहलाता है। अब यहां देखिए हमने क्या लिखा है, जब दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में, एक माध्यम में संचरित हो रही है, होती है, तो किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर जाकर क्या होती है? ये दोनों मिलती है, तो ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, मतलब वापस से उसका रिपीटेशन, वितरण होने लगता है। तो इसी परिघटना, इसी फेनोमेनन को क्या नाम दिया जाता है? ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। और यदि दो तरंगों उस बिंदु पर एक ही कला में, एक ही फेज में, यहां पर मतलब अगर श्रृंग है तो श्रृंग के साथ, गर्त है तो गर्त के साथ अगर मिल रहा है, तो ध्वनि की क्या होगी? तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, मतलब उसका इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी केस को हमने क्या नाम दिया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर जो मिलन बिंदु है वो दोनों तरंगों की कला विपरीत हो, मतलब गर्त और श्रृंग, श्रृंग और गर्त जब मिलता हो, तो क्या कहता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, जिसे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें कि आवाज की तीव्रता जो है वो घट जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आवाज की तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। मेरे ख्याल से ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, अनुरणन, जितने भी डॉपलर्स इफेक्ट, जितने भी टर्म्स हमने डिफाइन किए, वो चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से हमारा ध्वनि का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा हमारा विद्युत और विद्युत चुंबकत्व के बारे में। अगला जो चैप्टर होगा हमारा विद्युत के ऊपर आधारित होगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।